मॉर्निंग बच्चे। हेलो, कैसे हैं? देखिए, आज का क्लास हम लोग बोले थे कि मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, लेकिन कई बच्चे बोले क्या कि सर एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग चाहते हैं वन शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कर दें। तो इस क्लास को ज़रा गौर से देखिएगा और कंप्लीट एक बार रिवीजन कराते हैं पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िए। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक बड़ा आदमी नहीं हो सकते हैं आप। हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए एजुकेशन ही एक ऐसा विपन्स है, एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं, एक गुड पर्सन बन सकते हैं। मेरी बात समझिएगा। ज़िंदगी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है पैसे कमा लेना। पैसा सब लोग कमाता है। बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, पर बहुत अच्छा लाइफ जीने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ताकि आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब लोगों का अंतिम वक्त होता है तब उनको ये ज़रूर एहसास होता है कि हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। और जब कम से कम ये सोचेंगे मेरा अंतिम क्षण है, तो जब पूरा काम करके सारा वक्त बिताएंगे तब उस वक्त बहुत प्राउड फील करेंगे कि नहीं, भगवान ने हमें जिस काम के लिए जन्म दिया था उस काम को पूरा करके मैंने वक्त बिताया है। तो आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। वो उस वक्त दुखी नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ समय काट करके पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। देखिए, जन्म हुआ है तो खाना मिलेगा ही और सब पैसे कमाएंगे ही, लेकिन कहना अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक डिसिप्लिन में सभी चीज़ को मेंटेन करते हुए और अपना काम करते हुए, तो एक अच्छा एजुकेशन ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक करिए, सो दैट कि आप बहुत खुशी महसूस करिएगा। किसी काम को ऑनेस्टली करने पर आप देखते होंगे कि हैप्पी फील करते होंगे कभी कभी, सम टाइम, क्योंकि आप कभी कभी ही ऑनेस्टली काम करते हैं, रेगुलर ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं। यदि आप रेगुलर ऑनेस्टली काम करेंगे तो एवरी मॉर्निंग एक नया काम के लिए सोचेंगे आप। पर ये चीज़ आप में नहीं होता है। आप किसी चीज़ को रेगुलर बहुत अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं, सो दैट सभी स्टूडेंट सक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक ये भी कारण है। तो चलिए, खैर ज़्यादा देर वक्त नहीं लेंगे, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, मुस्कुराते रहिए। आपके मुस्कुराहट से हो सके कोई उदास आदमी भी मुस्कुराने लगे। कोई नहीं, आप अच्छी पढ़ाई करिए, बस हमारा यही कहना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन देखते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहला बात हम कह रहे हैं, करंट का जो फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो के कारण करंट होता है। मेरी बात समझे? देखिए, सबसे पहला टिक करते हैं। देखिए, ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लीजिए लोअर पोटेंशियल का पॉइंट लीजिए। तो ये आपको हम बताए थे कि करंट ऑलवेज क्या होता है, बोलिए। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ये V1 है, आपको ये V2 है। तो फील्ड का भी डायरेक्शन आप हायर से लोअर ही होगा। तो ये जो है फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करेगा, हमारा करंट जो होता है किस वजह से होता है,
चार्ज के फ्लो की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा करंट के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो होगा वो नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा फील्ड के अपोजिट में, मीन्स करंट के अपोजिट में, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट देखिए कि हम आपको बताए थे करंट कैरियर्स, ठीक है ना। करंट कैरियर्स देखिए क्या होता है, हमारा 3 सब्सटेंस क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन सॉलिड देखिए, सॉलिड में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कॉपर में, एल्युमिनियम में, ये सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या है, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स मतलब क्या हुआ, जिसके फ्लो के कारण करंट हो। और इन गैस में देखिएगा या इन लिक्विड में देखिए, लिक्विड में जो होता है आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखिए आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हुआ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, Mn+2 SO4 -2, कुछ भी ले लीजिए, ये सब जो है आपका आयंस है जिसके वजह से करंट फ्लो होता है। ये सॉलिड का बात हो गया, लिक्विड का बात हो गया। इन गैस देखिए, गैस में जो लीजिएगा, तो ये गैस में जो लीजिएगा लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए नॉर्मली गैस के द्वारा करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर लो प्रेशर पे वो गैस बिकम्स आयोनाइज्ड, और जो आयोनाइज्ड होगा तो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भागेगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस एंड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे करंट कैरियर्स बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है आपका करंट। अब देखिए करंट क्या पढ़े थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पे देखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये जो करंट होगा, स्टेडी करंट, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जब यूनिफॉर्म रेट से फ्लो करेगा, ये क्यू है, टाइम टी है, हर एक टाइम, हर एक प्रत्येक सेकंड 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम यूनिफॉर्मली जब पास करेगा तब हो जाएगा I बराबर Q/T। समझ गए। और इसका यूनिट लीजिएगा तो हम आपको क्या बताए थे, एम्पियर और नहीं तो कूलम पर सेकेंड बताए थे। क्लियर हुआ। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट जब निकालिएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा चार्ज फ्लो, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट जो निकालेगा क्या होगा, देखिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट वन, इंस्टेंटेनियस करंट आप इसमें कैसे निकालेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट देखिए, ये जो हो जाएगा जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से चार्ज फ्लो करेगा तो I इक्वल टू हो जाएगा dQ/dt, और dQ बराबर लिखिएगा तो I dt होगा। मीन्स I यहाँ पे वेरिएबल होगा, जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा तो I वेरिएबल है। I जो है यहाँ पे, इफ़ I वेरिएबल होगा तब जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब टोटल Q निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग क्या लिखिएगा, और बोथ साइड्स। तो dQ को इंटीग्रेट करिएगा, I dt, इसको भी इंटीग्रेट करिए, तो ये 0 से Q हो जाएगा, ये टाइम t1 से t2 हो जाएगा। ठीक, अब ये Q इंटीग्रेशन हो गया, ये 0 से Q, I dt t1 से आपका t2 हो गया। समझ गए। तो Q बराबर हो गया I dt t1 से t2। ठीक है ना, Q बराबर I dt
T1 टू T2। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, जैसे I बराबर 5t² और टाइम दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, टोटल चार्ज निकालना है। तो Q बराबर यहाँ पे क्या लगाइएगा, I dt 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो I क्या हो जाएगा 5t² dt और 1 से लेकर के 3। अब यहाँ पे क्या 5 कॉमन ले लीजिए, तो t² dt 1 से लेकर के 3 तक, तो 5 t² का इंटीग्रेशन t³/3 और 1 से 2 तक। अब यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा, देखिएगा जरा सा, 5/3 हो जाएगा, तो 2 का होल क्यूब -1 हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे जो चार्ज निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा 5/3 8 - 1, 8 - 1 7 हो जाएगा, तो 5/3 × 7 35/3, ये आपका इतना कूलम चार्ज निकल गया। ठीक है, ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I = dq/dt, और जितना टाइम में कहेगा उतना टाइम में टोटल चार्ज ये फ्लो हो गया कितना 35/3 इस एग्जाम्पल के लिए। जब वेरिएबल करंट देगा तो वैसे चार्ज निकालेंगे, और जब हमारा कांस्टेंट करंट देगा तो सिंपली I बराबर q/t, तो Q बराबर IT हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे है, तो हेलो, अब देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी के लिए क्या काम करेंगे, देखिएगा जरा सा प्लीज़ ध्यान से। करंट डेंसिटी, यहाँ पे दो बातें हो सकता है। हम आपको क्या बोले थे कि केस 1 और केस 2, दो केस हो सकता है, तो हम आपको केस 2 केस 1 के बारे में बोलते हैं। जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, और करंट, जैसे ये एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल होता है और ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है, तो इस केस में यदि ऐसा हो, ठीक है ना, यदि ऐसा हो तो इसको डिनोट करते हैं J से, और J बराबर हमारा I/A हो जाएगा सिंपली। और इसको हम यूनिट जो लिखेंगे एम्पियर/मीटर² लिखेंगे, और डायमेंशन जो लिखेंगे ये क्या लिखेंगे बोलिए, ये शॉर्ट रिवीजन है, फटाफट हम लोग लिखते जाते हैं। A/L², तो L-2 A हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो m0 L-2 T0 A। और केस 2 जो होगा, देखिएगा केस 2 में यदि ऐसा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा हो, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा हो, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, ये आपका करंट है, तो यहाँ पे जो होगा इसका कंपोनेंट इधर लिखिएगा, तो A cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब J निकालिएगा तो J बराबर I/A cos थीटा, और I = आपका JA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और I बराबर J.A हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब जब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट हम करा देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए I = J.DA हो जाएगा। ठीक है, और ये R1 से लेकर के
R2 तक हो जाएगा, जैसे भी करिएगा R1 से R2 तक। क्लियर है? अब जो है ये करंट डेंसिटी का बात हो गया। अब यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है उसको बैटरी से जोड़ना। हेलो, प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये अभी जब हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करेगा, ठीक है, रैंडमली मूव करता जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, सपोज ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और यहाँ नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन है, हम क्या बोले कि जब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, 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 रैंडम इधर उधर। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ से चलेगा, फिर ये यहाँ से चलेगा, टकरा जाएगा किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन से या लैटिस आयन से, पेरेंट एटम से टकरा जाएगा, या इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स जीरो नहीं हुआ है। फिर ये चलेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर चलेगा, फिर टकरा जाएगा। मतलब वन एंड से लेकर दूसरा एंड तक टकराते हुए चलेगा, फिर रुक जाएगा टकरा के किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी पेरेंट एटम से, फिर चलेगा, फिर टकरा के रुक जाएगा। इस तरह से n बार वो टकराया तो V1, V2, V3, V4, V5, Vn, तो यहाँ से वहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे कह देंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये जो हम एक्सप्रेशन निकाले थे एवरेज वेलोसिटी का, E/m इंटू टॉ निकाले थे, ठीक है। टॉ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था। सुनिएगा ज़रा सा, ये स्केलर फॉर्म में एवरेज, ये ड्रिफ्ट स्पीड निकाले थे। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेगा इन वेक्टर फॉर्म में तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो Vd बराबर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में -E/m इंटू टॉ। देखिए ये स्केलर फॉर्म में हुआ, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में है, वेक्टर फॉर्म में लिखे नेगेटिव, -E/m इंटू टॉ हो गया। समझ गए? और ये जो है आपका सेल लगाया हुआ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा निकल गया क्या? E/m इंटू टॉ। समझ गए? अब हम यहाँ पे एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है ना, एंड करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में देखिएगा हम रिलेशन बताए थे आपको, J बराबर NeVt, ठीक है। ये n क्या था? वेयर n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम था। क्लियर है? और J आपका क्या है? करंट डेंसिटी, या इसी को ऐसा लिखेंगे I/A बराबर NeVd, तो I बराबर होगा ANeVd, ठीक है, ये हो गया। और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है। समझ गए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी? क्लियर हो गया? ये हो गया आपका। अब जो है नेक्स्ट वन देखिए, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट बता के तब ओम्स लॉ बताते हैं, तब आगे बढ़ते जाते हैं।
टाइप्स ऑफ करंट देखिएगा, बेसिकली 3 टाइप्स का करंट है यहाँ पे, 3 टाइप्स का करंट है, टाइप्स ऑफ करंट। फिर हम चार्ज के बेसिस पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट देखिएगा तो फर्स्ट जो होता है आपको स्टेडी करंट, ठीक है ना, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड मतलब टाइम के साथ चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो। आपका ये टाइम है, ये करंट है, तो ये जो है देखिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, जो है वही है, टाइम बढ़ रहा है। यदि ये 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही है हमेशा, तो ये हो गया स्टेडी करंट। दूसरा देखिए वेरिएबल करंट, जिसका टाइम के साथ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाए, वेरिएबल करंट। जैसे हम आपको इसको ग्राफ से बताए थे ऐसे करके, ये देखिए टाइम के साथ ये चेंज होता चला जाएगा, तो ये आपका टाइम हो गया, क्लियर है, ये आपका करंट हो गया। तो टाइम के साथ वेरिएबल है। यहाँ पे देखिएगा एक अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपको हम क्या बताए थे कि जिसका मैग्नीट्यूड लगातार कंटिन्यूसली चेंज होता हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता हो, जो करंट साइनसॉइडल फंक्शन को फॉलो करता हो। साइनसॉइडल फंक्शन आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये साइनसॉइडल फंक्शन है, ये आपका साइनसॉइडल फंक्शन है। देखिएगा मैग्नीट्यूड तो लगातार बदलते जा रहा है, बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ रहा उल्टा डायरेक्शन में, फिर घट के 0, फिर बढ़ रहा है, फिर घट के 0। और डायरेक्शन देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक हाफ पीरियड एक डायरेक्शन हुआ और फिर नेक्स्ट हाफ पीरियड क्या हो गया, रिवर्स हो गया डायरेक्शन जस्ट। तो पीरियोडिकली क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये आपका टाइम है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट, और इसका फार्मूला जो देखिएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समझ गए। और ये I0 क्या हुआ, देखिए I0 जो हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम करंट जिसको कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं हम मैक्सिमम करंट, समझे। और ओमेगा जो हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको जो हम लोग कह देंगे, ये बताए थे 2 पाई न्यू क्या हुआ, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, या नहीं तो ओमेगा बराबर लिख देंगे 2 पाई बाई टी। और ये स्मॉल टी जो हुआ कोई इंस्टेंट का टाइम, किसी टाइम जिस टाइम पे हम लेंगे उस टाइम पे, समझ गए। ये कंप्लीट टाइप्स ऑफ करंट हो गया, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इस चैप्टर का फर्स्ट एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 7, मतलब लास्ट चैप्टर 8 है और सेकेंड लास्ट चैप्टर ये हुआ, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट वन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमारे पास चार्ज 2 टाइप्स का है, एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, क्लियर हो गया। अब 2 टाइप का करंट जो लीजिएगा, एक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक हो जाएगा कन्वेंशनल करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट होगा। तो ये जो कंडक्टर है, करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक तरह से। इलेक्ट्रॉन हम क्या बोले, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्लो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट हमेशा हायर टू लोअर होगा, समझ गए।
ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या लिखिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज opposite to the flow of, opposite to the flow of, direction of that of negative charge, to the flow of that of negative charge। समझ गए। अब यहाँ पे कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या लिखिएगा, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ये जो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे क्या प्रोटॉन के फ्लो के कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, the direction of conventional current, conventional current is same as that of, the direction of conventional current is same as that of क्या, flow of positive charge। ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ क्या लिखिएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया, ये कन्वेंशनल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये चार्ज के आधार पे। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, और उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ने के बाद रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तब कंडक्टिविटी, तब रिलेशन हम लोग निकालेंगे। हाँ, इसको जो है अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो आप जानते ही हैं, क्या बोले थे आपको, कोई भी कंडक्टर है, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए और करंट आई फ्लो हो रहा है, कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर और स्ट्रेन, etc कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, और क्या, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब पैरामीटर जब कांस्टेंट होगा तब क्या बोला, ओम्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हटेगा तो एक कांस्टेंट R आएगा। ये R को हम लोग क्या बोले थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या नहीं तो रेजिस्टेंस, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या नहीं तो क्या, रेजिस्टेंस। अब ये चीज़ जो है ये ग्राफ लीनियर होगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ लीनियर होगा, और इसका ग्राफ खींचे थे हम, ये आपको करंट ले लीजिए या पोटेंशियल ये ले लीजिए, ठीक है, ये लीनियर ग्राफ खींचे थे,
ये ओम्स लॉ का ग्राफ लीनियर होगा, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आपको क्या बोले थे कि दो टाइप का कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा ओहमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा नॉन ओहमिक कंडक्टर। जैसे ओहमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल दिए थे, कॉपर है और क्या एल्युमिनियम है और क्या बोलिए नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिए थे डायोड। क्या दिए थे? डायोड हो गया और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है ना नॉन ओहमिक कंडक्टर है, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल कर गया, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ या फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। नहीं तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे लिमिटेशन में क्या होगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो कुछ केस में V सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू I, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक I V जो है I के प्रोपोर्शनल होता है या I V के प्रोपोर्शनल होता है। अदरवाइज एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एक लिमिट के बाद प्रोपोर्शनलिटी सीज हो जाता है। जैसे कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर देंगे तो कंडक्टर हीट होने लगता है। जब कंडक्टर हीट होने लगेगा तो आप भी हीट होने लगते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, किसी भी तार के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे उसके कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या कह रहे थे, V सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू I, टू बी प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू I। तो ये क्या बोले थे हम आपको, यहाँ से जब जाएगा कुछ दूर लीनियर होगा, इसके बाद ये लीनियरिटी को लॉस कर देगा, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू तक ये लीनियर होगा, उसके बाद लॉस कर देगा। तो ये ओम्स लॉ मतलब हर एक टाइम वैलिड नहीं रह जाता है, हर एक वोल्टेज के लिए वैलिड नहीं हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपका कि हम यहाँ पे क्या बताते हैं, द करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। जैसे मान लीजिए जब ओम्स लॉ को फॉलो करता तो हम डायरेक्शन उलट भी देंगे तब पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे फैन है, उसका केबल आप लगाइए बोर्ड में, उल्टा लगाइए ऐसे लगाइए, फिर से रिवर्स करके लगा दीजिए, तो सेम करंट मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे भी बाद में भी चलेगा। लेकिन कुछ कंडक्टर में देखिए द साइन ऑफ V या द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। द करंट flowing through a conductor depends on the sign of V। देखिए ना, हम इसको फिगर से बता देते हैं। जैसे डायोड के केस में हम आपको बताए थे, ये डायोड है, आप इसको फॉरवर्ड बायस कर दीजिए। फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करेंगे, ये P है, ये N टाइप है, तो P को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, N को निगेटिव से जोड़ दीजिए, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए, इसको ये P टाइप है, ये N टाइप है, हम P टाइप और N टाइप डिस्कस करेंगे। ये निगेटिव से जोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव से जोड़िए, तो ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो फॉरवर्ड बाइस्ड में करंट मैक्सिमम जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये मिनिमम हो गया। मीन्स क्या हो गया कि हम बैटरी का डायरेक्शन उलट दिए तो करंट देखिए बहुत कम हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स ये डायोड जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, समझ गए। यानी ये साइन पे भी डिपेंड करता है किसी किसी कंडक्टर में। तो यहाँ ओम्स लॉ इसके केस में फेलियर हो गया। और दूसरा, यदि प्रोपोर्शनल है तो यूनिक रिलेशन होना चाहिए। जैसे ये है, देखिए प्रोपोर्शनल है तो एक I के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही V होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस केस में,
गैलियम आर्सेनाइड के केस में। थर्ड पॉइंट जो है इसमें यूनिक रिलेशन नहीं हुआ। जैसे ये देखिए, ये एक ही, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं एक ही वोल्टेज के लिए दो करंट हो गया या दो करंट के लिए एक वोल्टेज, जैसे भी उसको बोलिए। एक यहाँ पे देखिए पहले बढ़ा और फिर क्या हो गया, घट गया। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो मतलब रिलेशन यूनिक नहीं हुआ। यदि प्रोपोर्शनल होता तो रिलेशन यूनिक होता। हर एक करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक पार्टिकुलर वोल्टेज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, दो वैल्यू के लिए ही एक हो गया या एक के लिए ही दो हो गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, स्पेशली इन द केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। इन द केस ऑफ क्या लिखेंगे, गैलियम आर्सेनाइड। समझ गए बातों को क्या? ये हो गया फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ वैलिड कैसे हुआ, वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ जो था क्या, ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ के वैलिडिटी के लिए जे बराबर हम क्या लिखे थे, NEVD। अच्छा, जे को क्या लिखे थे, I/A बराबर NEVD। अच्छा, VD इक्वल टू लिख सकते हैं EE/m इंटू टॉ। तो I इक्वल टू A NE EE/m इंटू टॉ। समझ गए बातों को क्या, ANE स्क्वायर ANE स्क्वायर टॉ बाय m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए V बराबर E इंटू डी होता है या E इंटू L। समझ गए? तो E बराबर क्या होगा, जो भी लेंथ हो, L हो या L लिखेगा तो L लिखेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V/L हो जाएगा। समझ गए? तो I हो गया यहाँ पे ANE स्क्वायर टॉ बाय m, ये जो लिखिएगा V/L लिखिएगा। तो इसको I इक्वल टू लिख दीजिएगा ANE स्क्वायर टॉ बाय ml इंटू V। क्लियर है? अब इसको इधर ले लीजिए, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं ml/ANE स्क्वायर टॉ इंटू I लिख सकते हैं। इधर आएगा तो उलट जाएगा, ये ml यहाँ, ये नीचे चला आएगा, ml/ANE स्क्वायर टॉ। अब इसको कंपेयर करिए, ये हो गया इक्वेशन टू। V इक्वल टू क्या लिखे, IR, मीन्स इसको RI लिख दीजिए। कंपेयरिंग क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से कंपैरिजन करिए, तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, देखिए m इंटू L/ANE स्क्वायर टॉ। अब ये कांस्टेंट हो गया, देखिए m मास भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, टॉ भी कांस्टेंट। तो यहाँ R कांस्टेंट हो गया, तो ये वैलिड हो गया ओम्स लॉ। समझ गए? ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। हाँ, अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली देखिए, तो किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखे थे, V/I, और इसका यूनिट लिखे थे हम लोग ओम। समझ गए? ओम हो गया था, या नहीं तो वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। ये SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो ये देखिए R बराबर V/I हुआ, तो SI यूनिट जो हो गया ओम हो गया, यानी तो वोल्ट पर एम्पियर हो गया।
अब यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे लिख देतेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी वेरी नहीं करा रहे हैं। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखे थे, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और ये हटा था तो एक कांस्टेंट आ गया था, आर बराबर रो इंटू एल बाई। इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, वेयर रो बराबर जो था ये रेजिस्टिविटी था, क्या था, रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, समझ गए, इसको नेचर ऑफ मटेरियल भी कहेंगे। तो ये आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी देते हैं, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिएगा जरा सा यहाँ पे, रेजिस्टेंस हो गया, अच्छा रेजिस्टिविटी हो गया, रो को रेजिस्टिविटी कहेंगे। अच्छा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जरा सा देख लीजिए, उधर आसान होगा, डायमेंशन ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो होगा आर बराबर वी बाई आई, तो वी बराबर क्या लिखे थे, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल, तो ये एम एल टू टी माइनस टू, अब बाई ए टी हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन हो जाएगा। तो आर बराबर क्या लिखे, वी बाई आई लिखते हैं, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन बाई ए, तो ये एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, जी से डिनोट करते हैं, ये 1/r होगा, और उसका एसआई यूनिट जो होगा महो हो जाएगा। तो ठीक है, ये महो हो जाएगा, और इसका जो डायमेंशन लिखिएगा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, और ये डायमेंशन आपका हो जाएगा क्या, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसका डायमेंशन हो गया, समझ गए। कंडक्टेंस का ये डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन कंडक्टेंस का हो गया। अब कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी को बोलेंगे सिग्मा, और सिग्मा बराबर बोलेंगे 1/ρ, समझ गए। और इसका एसआई यूनिट जो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1/ρ, रो का ओम मीटर लिखे थे, तो महो मीटर पे पावर -1 हो जाएगा ये यूनिट। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। अब जो है हमारा एक चीज़ है रिलेशन बिटवीन जे एंड सिग्मा, तब एनालिसिस करते हैं रिलेशन बिटवीन जे एंड सिग्मा। जे क्या है, करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो इसका रिलेशन देखिएगा, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको करके दिखाते हैं। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, समझ गए, ये इक्वेशन 1। और हम आपको अभी दिखाए थे वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ में रो बराबर करके लिखे थे, यानी तो हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। क्या करके दिखाते हैं, रो निकाल के दिखाते हैं। तो जे बराबर क्या लिखिएगा, NeVd,
या ओम्स लॉ से लिखिए V बराबर IR, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे J को लिख देंगे I/A बराबर NE, VD को लिख देंगे EE/M इंटू टॉ। तो अब I बराबर ANE स्क्वायर ANE स्क्वायर टॉ बाय M इंटू E। अब लिखिए I बराबर E को V/L लिख सकते हैं, ANE स्क्वायर टॉ बाय M इंटू V/L। रेजिस्टेंस निकालना हमको, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, V बराबर ML/ ये इधर चलाएगा ANE स्क्वायर टॉ इंटू I। तो यहाँ से कंपैरिजन करिए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या निकलेगा, ML/ANE स्क्वायर टॉ। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू M/ANE स्क्वायर, ऐसा नहीं तो M/NE स्क्वायर टॉ इंटू L/A। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। तो इक्वेशन सेकेंड लीजिएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखिएगा तो रो बराबर हो जाएगा M/NE स्क्वायर टॉ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे J और सिग्मा में रिलेशन निकालना है, तो सिग्मा को यहाँ इसका उल्टा दे देंगे, सिग्मा बराबर क्या लिख देंगे, NE स्क्वायर टॉ बाय M। कोई दिक्कत है? अब आपको ये भी लिखे थे J बराबर NE/VD। कोई दिक्कत? NE इंटू EE/M बाय टॉ। अब इसको NE स्क्वायर टॉ बाय M इंटू E हो जाएगा, ये J हो गया। अब NE स्क्वायर टॉ बाय M को सिग्मा लिख देंगे, तो J बराबर क्या हो गया यहाँ पे, सिग्मा इंटू E। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे देखिए एनालिसिस पे चलते हैं। यहाँ पे फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहते हैं, J बराबर सिग्मा इंटू E। अब देखिएगा रेजिस्टेंस पर इफेक्ट एनालिसिस, इसमें हम बताए थे कुछ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, J एनालिसिस में बताए थे इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस पर जब इफेक्ट निकालिएगा तो कब, लेंथ का, तो R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1 होता है। ठीक है, लेंथ डबल कर दीजिएगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा, इफेक्ट ऑफ रेडियस और डायमीटर, इफेक्ट ऑफ रेडियस और डायमीटर एक ही इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू R1 बाय N पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हाफ हो जाएगा या डबल होगा तो N के लिए वैल्यू पुट कर दीजिएगा। समझ गए? अब परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, या परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो थर्ड में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालिएगा। जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा कब, जब लेंथ बढ़ाइएगा तब बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ? तो मान लीजिए लेंथ बढ़ा आपका x% बढ़ा। ठीक है, लेंथ कितना बढ़ा, x% बढ़ा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा ज़रा सा कैसे निकालेंगे। n कितना होगा,
दो तरह से निकाल सकते हैं, हम आपको इसको बताते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। लेंथ का इफेक्ट एन स्क्वायर R1, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडियस का इफेक्ट या डायमीटर का इफेक्ट एन 4 से डिवाइड होगा, एन पे पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हेन लेंथ इज इंक्रीजेज बाय x%, देखिए ये जो है कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर है, इसका पहले लेंथ L1 है और x% बढ़ा दिया, तो L2 जो होगा L1 प्लस x% ऑफ L1, तो L1 प्लस x बाय 100 इंटू L1, तो L1 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस x बाय 100 इंटू L, ठीक है। L2 कितना हुआ, L2 इंटू एन L1 करिएगा, तो n के जगह पे कितना हो गया, 1 प्लस x बाय 100 हो गया n के जगह पे। तो R2 बराबर क्या लिखिएगा बोलिए, एन स्क्वायर इंटू R1 इफेक्ट ऑफ लेंथ है। व्हेन लेंथ इज इंक्रीजेज बाय x%, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन लेंथ इज इंक्रीजेज बाय x%, इंक्रीजेज बाय कितना परसेंट, x%। तब यहाँ पे देखिएगा R2 जो हो गया, R2 बराबर 1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू R1, ये R2 निकल गया। अब परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज इंक्रीज इन जब रेजिस्टेंस निकालिएगा तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R1 अब बाय R1 इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। अब R2 को क्या लिख दीजिएगा, R1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू R1 माइनस R1 बाय R1 इंटू क्या करिएगा 100। अब यहाँ पे R1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R1 इंटू 100, R1 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 हो गया। समझ गए, ये परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो गया। अब जब यहाँ पे लेंथ को घटाएंगे, लेंथ इज डिक्रीजेज बाय x%, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे लिखिएगा इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100। ये एक कंप्लीट कर लीजिए, तब नेक्स्ट देखिएगा। व्हेन लेंथ इज डिक्रीजेज बाय x%, डिक्रीजेज बाय x%, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और n के लिए हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालिएगा, तो ये R1 माइनस R2 चूँकि घट रहा है, R1 माइनस R2 बाय R1 इंटू 100, तो R1 क्या लिखिएगा यहाँ पे देखिएगा, R1 को रहने दीजिए, माइनस R2 को लिखिएगा R1 इंटू 1 माइनस x बाय होल स्क्वायर बाय, सॉरी ये R1 हो जाएगा, R1 माइनस R2 बाय R1 इंटू 100। अब यहाँ पे R1 इंटू 100, अब R1 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 1 माइनस x बाय 100 का होल स्क्वायर बाय R1 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 माइनस x बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। आप इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100। अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट वन देखिएगा, हम स्फेयर का रेजिस्टेंस निकाले थे, कंसेंट्रिक स्फेरिकल का देखिएगा। कंसेंट्रिक स्फेयर था यहाँ पे, और उसमें मटेरियल भरा हुआ था रो, उसका रेजिस्टेंस निकाले थे।
तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेडियस ए था, इसका रेडियस बी था। तो हम लोग क्या किए थे, बीच में एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए थे, ठीक है, देखिएगा लिया हुआ था, उसका लेंथ dx ले लिए थे, रेडियस x और उसका थिकनेस dx ले लिए थे, ठीक है ना। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये है, अब ए है और ये क्या है, बी है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो लेंथ हो गया, लेंथ dx हो गया, और एरिया जो लिखिएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि x रेडियस पे dx लिए है। तो dr बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बाय ए लिखे थे ना, तो dx बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक ले लीजिएगा। तो इसको लिखिएगा क्या, रो इंटू dx बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, रो बाय 4 पाई बाहर ले लीजिएगा, a से लेकर के b तक, a से b तक, और dx बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स हो जाएगा। तो रो बाय 4 पाई -1 बाय एक्स, a से लेकर के b तक हो जाएगा। अब 1 बाय b, अब इसको ऐसा लिख दीजिएगा, रेजिस्टेंस बराबर रो बाय 4 पाई -1 बाय b अब प्लस 1 बाय a हो जाएगा। तो रो बाय 4 पाई 1 बाय a अब -1 बाय b हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस निकल गया दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल, समझे, कंडक्टर का। अब दो कंसेंट्रिक, दो कोएक्सियल सिलेंडर का, दो कोएक्सियल सिलेंडर का, इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए कोएक्सियल सिलेंडर का, देखिए किसका, देखिएगा कोएक्सियल सिलेंडर का, समझ गए। तो हम लोग कोएक्सियल सिलेंडर का कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है, ठीक है, ये आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा, ये है। तो ये जो है, यहाँ पे हम ये है, ठीक है। ये हुआ, तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। तो ये बीच से आपका दोनों एक्सिस है, ये हाइट h है, ये रेडियस x है, थिकनेस dx है। तो क्या लिखेगा, एरिया 2 पाई एक्स h हो जाएगा, 2 पाई x इंटू h, और थिकनेस क्या होगा, L बराबर dx हो जाएगा। तो dr बराबर रो इंटू dx बाय 2 पाई एक्स h, समझ गए। अब यहाँ पे dr इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू h, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 1 बाय, छोड़िए ऐसे कर लीजिएगा ना, r इक्वल टू dr का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बोलिएगा, a से लेकर के b तक। अंदर वाला का रेडियस a है, बाहर वाला का रेडियस b है। तो रो इंटू क्या लिखेंगे, dx बाय 2 पाई एक्स इंटू h, ये कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अब यहाँ पे रो बाय 2 पाई h कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रो बाय 2 पाई h लॉग x, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक। तो रो बाय 2 पाई h लॉग b माइनस लॉग a, ठीक है।
तो R इक्वल टू हो जाएगा रो बाय 2πh log B बाय A हो जाएगा। समझ गए? ये आपका रेजिस्टेंस हो गया कोएक्सियल सिलेंडर का। क्लियर हो गया? वहाँ पे भरा हुआ मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी जो है रो है। समझ गए? अब इसको मिटा देते हैं। अब चलिए टेम्परेचर पे अब देखते हैं क्या क्या चेंजेज होता है। इसको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, देखिएगा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था हमारा। ये रिवीजन में थोड़ा सा हम इसको डील कर देते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो होगा क्या, देखिएगा हम रो बराबर क्या लिखे, mL/m/ne² टो। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा सा, m आपका कांस्टेंट है और E का तो वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी कांस्टेंट हो गया। फॉर मेटल देखिए, मेटल के केस में क्या होगा ना, n भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, n ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है मेटल के केस में। तो रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम हो गया। आप जो टेम्परेचर बढ़ाइएगा, देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर को जब इंक्रीज करिएगा तो ये जो टाइम है घटेगा, इलेक्ट्रॉन के जाने का टाइम जो है घटेगा। यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के जाने का टाइम जो है ना घट जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, देखिएगा एक्सपेरिमेंटली क्या देखें हम लोग, एक्सपेरिमेंटली रो T बराबर रो नॉट इंटू 1 + α∆T। डेल्टा टी क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, और रो नोट जो हुआ रेजिस्टिविटी एट T1, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, और रो टी क्या हुआ, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर क्या हो गया, T2। और ये जो अल्फ़ा हो गया ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया। अल्फ़ा क्या हुआ, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। समझ गए? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। समझ गए? तो रो T इक्वल टू रो नॉट 1 + α × ∆T हो गया। अब हम आपको इसमें ये चीज़ बताए थे कि इफेक्ट ऑफ मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, तो रो को हम रेजिस्टेंस के टर्म में दे देंगे। तो RT बराबर R0 × 1 + α × ∆T हो जाएगा। ठीक है? ये फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, वहाँ पे इनिशियल हो जाएगा। तो हम इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिएगा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो देखिए R बराबर हम लोग क्या लिखे थे, हेलो, R बराबर रो इंटू L/A। तो रो बराबर RA/L लिखे थे ना, रो बराबर क्या लिखे थे, RA/L। तो रो T को RT/A/L, यहाँ R0 A/L 1 + α × ∆T। तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, L भी L कैंसिल आउट होगा, RT बराबर R0 1 + α × ∆T होगा। ये हो गया। और अल्फ़ा बराबर देखिएगा तो RT - R0 × ∆T हो जाएगा, ये अल्फ़ा निकल जाएगा। समझ गए? हाँ, ये जो अल्फ़ा है ना, स्टार्टिंग जो कहे थे
ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए अल्फ़ा शुरुआत का, जहाँ से 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा जब किसी और टेम्परेचर पे, मतलब अल्फ़ा यदि 0 पे दिया हुआ है, अल्फ़ा 0 पे दिया हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होना दूसरे टेम्परेचर से स्टार्ट किया था, तो उसके लिए भी हम अलग एनालिसिस किए थे, ठीक है। तो रो टी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। समझ गए? ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हुआ। ये किसके साथ वेरिएशन हुआ? टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हुआ। अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, पूरा कंप्लीट भी करना है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हम सारा फार्मूला डील करते जा रहे हैं, और इसको एक बार व्यू कर लीजिएगा तो पूरा एक बार में पूरा माइंड में सारा आइडियाज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको ये बात कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, थोड़ा सा फार्मूला देखते जाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे पहला हम आपको क्या बताए थे? सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको हम क्या बोले? बोलिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट का एक ही पाथ रहेगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग V1, V2, V3 हो जाएगा। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 हो जाएगा। समझ गए? तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। I जो रहेगा सबके अक्रॉस सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। समझ गए बातों को? क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और N के लिए आपको क्या बताए थे? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN, ठीक है। और आइडेंटिकल के लिए क्या बताए थे? फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल N रजिस्टर, तो ये क्या हुआ था? RS बराबर NR हुआ था। समझ गए? RS बराबर क्या हुआ था? NR हो गया था आइडेंटिकल के लिए। तो यानी सीरीज में क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, N टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया। RS बराबर NR, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। और दूसरा बताए थे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताए थे? सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस R1 हुआ, ये रेजिस्टेंस R2 हुआ, और ये रेजिस्टेंस R3 हुआ, ठीक है। R1, R2, R3। अब यहाँ पे पैरेलल में बताए थे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और I जो है डिफरेंट रहेगा सभी के अक्रॉस, I1, I2, I3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले थे? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 रजिस्टेंस के लिए। और N के लिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस प्लस 1/RN हो जाएगा, ये टोटल। और फॉर आइडेंटिकल के लिए 1/RP बराबर N/R, तो RP बराबर R/N, ठीक है। इसको नोट कर लिए ना, आगे और लिखते हैं, ठीक है। कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, क्या देखेंगे? पैरेलल में आइडेंटिकल के लिए फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, आइडेंटिकल के लिए जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए? RP 1/RP बराबर N/R हो जाएगा। तो RP बराबर R/N हो जाएगा। समझ गए? इसमें N से डिवाइड हो गया, वहाँ N से मल्टीप्लाई हो गया था सीरीज में। फॉर 2 रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाय सम, हम आपको क्या बोले थे? 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ये 1/RP हो गया। तो RP बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये जो हो गया, ये क्या हो गया?
ये पहले ये प्रोडक्ट बाय क्या हो गया, सम, दो अलग अलग के लिए प्रोडक्ट बाय सम। इसमें एक एग्जांपल भी देखिए, हम क्या बोले थे, R1 6 ले लीजिए और R2 3 ले लीजिए, तो RP जो होएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो यहाँ 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, तो 18 बाय क्या हो जाएगा 9, तो ये कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये सीरीज और पैरेलल हो गया। अब इसका एनालिसिस देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका एनालिसिस देखिएगा, फास्ट करते हैं। सेम पोटेंशियल मेथड बताए थे जोड़ने के लिए, और आपको रिमूवल मेथड बताए थे, और क्या क्या बताए थे, कनेक्शन रिमूवल मेथड बताए थे, इन्फिनाइट लैडर मेथड बताए थे, तब केसीएल और केवीएल बताए थे, और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस में देखिएगा सेम पोटेंशियल मेथड, एक सबसे पहला मेथड आपको बताए थे सेम पोटेंशियल मेथड। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल मेथड जो लिखेंगे सबसे अच्छा, हम आपको इसमें 2-3 करके बताए थे। ए नंबर में देखिएगा, हम क्या बोले थे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ शॉर्टेड है और यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेड है, तो हम ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। हम आपको बोले थे नेमिंग कर लीजिए, जंक्शन जितना है उसको नेमिंग कर लीजिए, ये एम है, ये एन है, तो ए बी सी डी करके नेम कर लीजिए, या 1 2 3 करके ए बी सी डी। अब देखिए ए और सी का पोटेंशियल आपका सेम है, चूँकि ये शॉर्टेड है, तो एक पॉइंट ए हो गया, यही सी हो गया, और यहाँ बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो इसी पॉइंट का नाम बी और इसी पॉइंट का नाम डी, इसको एम से कनेक्ट कर देंगे, इसको एन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, और ये रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो तीनों पैरेलल में हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करिएगा, तीनों पैरेलल में हो गया, तो आर पी बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए R/3 लिख दीजिएगा, आइडेंटिकल है तो R/n होता है, R/n, तो R बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 है, तो R/3 हो गया। समझ गए। और दूसरा बोले थे कि मान लीजिए ये ए नंबर का हो गया, 2-3 करके इसमें दिखाए थे, यहाँ पे जोड़ लीजिए एगो, ठीक है, एक ठो यहाँ पे जोड़ लीजिए, या यहाँ पे नहीं भी जोड़िए, एक ठो वहीं पे है अभी। तो बी नंबर में देखिए, यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको कि अब देखिएगा ए और सी का पोटेंशियल अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ पे बी और डी का सेम है, तो लास्ट में बी डी, चूँकि डी लास्ट में है, तो ये बी हो गया, ये डी हो गया, फर्स्ट में ए है, ए फर्स्ट में देंगे, एक पॉइंट सी बच गया है। यदि एक पॉइंट बचता है तो बीच में लिखेंगे, यदि 2 पॉइंट अलग अलग बचेगा तो एक ऊपर लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे। इधर एम है, इधर क्या है, एन है। अब ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस डाल देंगे। ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में बचा है, बी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में है, समझ गए। और ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब डी नंबर में देखिएगा इसको ए बी सी नंबर में देखिएगा, सॉरी सी नंबर में देखिएगा, एक रेजिस्टेंस अब यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, 5 रेजिस्टेंस हो गया। तब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपका ए हो गया और लास्ट में डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बी बच गया, एक पॉइंट सी बच गया, तो 2 पॉइंट बचा है, तो ऊपर में एक पॉइंट बी ले लीजिए, एक पॉइंट सी नीचे में ले लीजिए। अब ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, ये रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में, ये रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब यहाँ पे देखिएगा
कि ये जो है यहाँ जो है कैसे निकालेगा, R/R1 R/R1 व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला रिमूव कर देगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये आपको R हो गया, ये आपको R हो गया, R R R, और ये क्या हो गया R। अब दोनों ऊपर में सीरीज में, ये दोनों नीचे सीरीज में, तो ये सीरीज में 2R हो जाएगा, ये 2R है, 2R और 2R का पैरेलल R हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये सेम पोटेंशियल हो गया। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, सारा न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बताए थे आपको क्या, रिमूवल मेथड। हम क्या बोले थे, किसी भी एंड को पकड़ करके रिमूव करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, रिमूवल मेथड। तो देखिए रिमूवल मेथड एक पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपसे बनवाए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है 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 यहाँ पे। तो वैल्यूज जो है, क्या क्या वैल्यूज था, ये तीनों सीरीज में हुआ था। तो क्या हुआ था, ये ले लीजिए आप, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और इसको स्ट्रेट रहने दीजिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं डालिए। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 1 1 का सीरीज 2 हो जाएगा। देखिएगा 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम, और 2 और 2 पैरेलल 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको बोले थे बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये पूरा देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो ये 1 ओम और ये 1 हो जाएगा। तो फिर ये जो है 1 हो जाएगा, 1 1 का सीरीज 2 2 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, आधा हो जाता है। पैरेलल में बराबर रहने पे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। टाइम बचाना है, देखिए हमको काम करना है, फाइनल निकालना है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। मेन एक फैक्टर टाइम भी होता है, जिसके वजह से लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो 1 और 1 का सीरीज आंसर जो है आपका रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हुआ, रिमूवल मेथड। हमको कोई भी एंड नहीं मिल रहा, कहीं एंड से पकड़ करके रिमूव करते हुए आ जाएंगे। अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक इन्फिनाइट लैडर मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था। इन्फिनाइट लैडर मेथड करने के बाद KCL KVL व्हीटस्टोन ब्रिज और क्या मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इतना काम कर लेंगे, लगभग हो जाएगा हमारा। तो और सारा रिवीजन घर में कर लीजिएगा। ये छोटा रिवीजन है, घर में आपको करना पड़ेगा। एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे एक इन्फिनाइट लैडर मेथड बताए थे आपको कि कट करके, ये देख लीजिए इन्फिनाइट लैडर मेथड, इन्फिनाइट लैडर मेथड। तो इन्फिनाइट लैडर मेथड क्या कहे थे आपको कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। फिर 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 देखिए इस तरह से 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इस तरह से ये इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। ये 1 ओम है, ये इन्फिनाइट तक चला जा रहा है, समझ गए। ये m है और ये आपका n है, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखिए
क्या करेंगे हम, इन्फिनाइट 2 1 2 1 2 1 2 1 इसका पेयर चल रहा है। अब इन्फिनाइट नंबर में है तो एक पेयर हटा भी लेंगे तो हम पूरा मान लेते हैं निकाल के रेजिस्टेंस आर आया, पूरा हम समझ लिए पूरा जोड़ के रेजिस्टेंस आर आया। तो हम एक पेयर हटा भी देंगे तो उसका भी पूरा आर ही होगा। तो आर इक्वल टू यहाँ पे 2, एक पेयर यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे ये 1 है, उधर जो है वो सब का भी आर ही हो जाएगा। क्योंकि एक ठो पेयर हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लीजिए, एक लोटा पानी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होगा आपका आर हो जाएगा। अब दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये जो 2 है वो सीरीज में हो जाएगा। अरे समझे बातों को क्या? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इन्फिनाइट लैडर मेथड हो गया। अब देखिए बैटरी, देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल जो पढ़े थे, 2-3 बातें हुआ था इलेक्ट्रिक सेल में। उसका ईएमएफ जो हुआ था, ईएमएफ क्या हुआ था, ईएमएफ जो हुआ था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द क्या इलेक्ट्रोड्स व्हेन इट इज डिलीवरिंग नो करंट, इलेक्ट्रोड्स व्हेन इट इज डिलीवरिंग नो करंट, जब ये करंट डिलीवर नहीं कर रहा होगा तब वो ईएमएफ हो गया, ठीक है ना। और टर्मिनल वोल्टेज क्या, वह सेम चीज़ हो गया, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा बोलिए, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन इट इज डिलीवरिंग करंट, व्हेन इट इज डिलीवरिंग करंट, जब ये करंट डिलीवर करेगा तो ये पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज का रहेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का जो अपना रेजिस्टेंस होता है अंदर में, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस, अच्छा वो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले कब करेगा, जब उसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसको ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस या तो आपको यहीं पे स्मॉल आर लिख देगा 1 ओम या 2 ओम या 0.5 ओम, या नहीं तो क्या करेगा यहाँ पे साइड में आपको लिख देगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल हो गया। अच्छा अब ये सेल दो काम, इसको पहले तो चार्ज करना पड़ेगा तब ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज और चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग देखिए, जब यहाँ पे डिस्चार्ज होगा तो ये करंट डिलीवर करेगा लोड रेजिस्टेंस को, देखिएगा इसको नोट कर लीजिएगा। अब इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग देखिए ये क्या करेगा, करंट देगा, किसको देगा, लोड रेजिस्टेंस को। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको ईएमएफ यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, करंट डिलीवर करेगा क्या, आई, किसको, लोड रेजिस्टेंस को। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ईएमएफ। तो मान लीजिए आई ये जा रहा है, तो आप जो टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो करंट उधर से आ रहा है, तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलिए पॉजिटिव सेल से घुस रहे हैं, पॉजिटिव एंड से घुस रहे हैं, तो ईएमएफ और करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर, समझ गए। अब आई का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई का वैल्यू क्या निकालिएगा, एक बार घूम जाइए, आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू स्मॉल आर माइनस ईएमएफ इक्वल टू 0, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आर बराबर ईएमएफ। तो आई इक्वल टू ईएमएफ बाय आर प्लस स्मॉल आर। तो आई का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ईएमएफ बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, समझ गए। अब यहाँ से ईएमएफ कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस आर बाय आर प्लस आर, समझ गए ईएमएफ। इसको ये ले लीजिए आर प्लस आर, तो आर प्लस आर माइनस आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईएमएफ
इंटू कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। या तो टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ माइनस आई आर लिखिए, या तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा ईएमएफ इंटू कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ क्या चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग, देखिए चार्जिंग में अब उसको हम क्या करेंगे, पोटेंशियल लगा करके इसको चार्ज करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लगा करके इसको चार्ज करेंगे तो करंट इधर से जाएगा, इसमें समझ गए, करंट इधर से जाएगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज जो लिखिएगा ईएमएफ और जा रहा है उसके प्लस आई इंटू आर। अब आई केवीएल जो भी सोर्स जैसा सोर्स देगा, अब सोर्स पे डिपेंड करेगा, सोर्स का वोल्टेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा ईएमएफ प्लस आई आर हो जाएगा, किस केस में, चार्जिंग के केस में। अब सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या सेल, तो यहाँ पे भी सीरीज हुआ था, पैरेलल हुआ था, तो आई बराबर ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, कौन सा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या लिखे थे, हेलो, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 EN लिखे थे, और आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN लिखे थे, समझ गए। और सबसे पहला बात, जब आइडेंटिकल हुआ था तो सीरीज में I बराबर NE बाय R प्लस NR लिखे थे, ये आइडेंटिकल के लिए। अब पैरेलल में क्या लिखे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आपको बताए थे I बराबर E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, वेयर दो के लिए हम बताए थे E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 प्लस E2 R1, क्लियर है, और R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट बराबर बताए थे R1 इंटू R2 बाय R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 बताए थे, क्लियर है। E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये E इक्विवेलेंट हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ये सीरीज और पैरेलल हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये सेल का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब चीज़ देखे थे। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी P बराबर V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R और VI, तो P बराबर क्या लिखे थे बोलिए, I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय R बराबर VI, ये हमारा क्या हो गया, ये पावर हो गया। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लिखे थे I स्क्वायर RT लिखे थे, ठीक है ना, और या V स्क्वायर बाय RT या VIT, ये एनर्जी हो गया था, समझ गए। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन जो था यहाँ पे मेन था KCL और KVL। देखिए KCL क्या बताए थे, KCL जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। KCL टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0, या नहीं तो ऐसा बात दो तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरह से हम बताते हैं, टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0, जो टूवार्ड्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो आउटवर्ड होगा उसको निगेटिव लेंगे।
समझे? तो I1 I2 I3 I4 हम यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। ये क्या हो गया? टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 मीन्स जितना करंट आ रहा है उसका सम और जितना करंट जा रहा है उसके सम के बराबर हुआ। क्लियर है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्या चीज़ पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो टोटल चार्ज आया Q1 प्लस Q2, गया कितना? Q3 प्लस Q4। तो चार्ज बराबर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। Q1/T I1 हो जाएगा, Q2/T I2 हो जाएगा, Q2/3 I3 हो जाएगा, Q4/T I4 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये KCL हो गया। और KVL क्या पढ़े थे? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। ये तो बार बार सिखाते हैं, करते रहते हैं। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और टोटल सम ऑफ EMF, टोटल EMFs या टोटल EMFs प्लस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो राइज देखिए, यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे, यहाँ से करंट जा रहा है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा था, तो फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव और राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन हम आपको पढ़ाए थे। फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। नहीं तो लेमन लैंग्वेज में तो पढ़ाए थे, घूमते जाइए, बैटरी के पॉजिटिव से घुसिए तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव से घुसिए तो नेगेटिव लिखिए, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लिखिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लिखिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? वो KVL हो गया। KVL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KVL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी। और KCL जो है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इज इट क्लियर? अब जो है कि हम लास्ट में बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि एक डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ गए? तो अब यहां पे देखिएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज लिए थे। ये R1 है या ये P ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए, ये R3 ले लीजिए, ये R4 ले लीजिए। ठीक है? R1 R2 R3 R4। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए थे और यहाँ से एक बैटरी की के थ्रू कनेक्ट कर लिए। ठीक है? अब यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है R1 R2 R3 R4। तो हम क्या किए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था, इसको वेरी करते गए करते करते R1 R2 नोन था, R3 वेरिएबल, ये अननोन रेजिस्टेंस था, ये पोटेंशियल भी ये की के है। इसको वेरी करते गए एक पॉइंट ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसा आया, बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट जीरो हो गया। और जब करंट जीरो हो गया तो हमारा कंडीशन क्या आया कि हम कहते हैं जब जैसे गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं सर्किट बैलेंस हो गया, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। और उस कंडीशन में R1/R2 इक्वल टू R3/R4। नहीं तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। तो देखिए R1 R2 पता है, R3 जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया था वहाँ पे नोट कर लिए थे
R1 R2 R3 पता है, यहाँ से R4 निकल जाएगा। क्लियर हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किए हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। अब देखिए मीटर ब्रिज पर है, मीटर ब्रिज क्या हुआ, मीटर ब्रिज में भी वही बात हुआ, सेम चीज़ है, सिर्फ दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, काम दोनों सेम करता है। लेकिन ये मीटर ब्रिज थोड़ा सा सेंसिटिव है व्हीटस्टोन ब्रिज से। यहाँ पे 2 गैप था, यहाँ पे R, यहाँ पे क्या S, कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, इसको यहाँ पे 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का तार लेते थे मैग्नीन का या कुछ भी, और यहाँ पे एक बैटरी और यहाँ पे एक की लगा करके इसको डाल दिए थे। जहाँ पे जॉकी को रिमूव कराए थे, A हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये L हो गया, ये 100 माइनस L हो गया। ये भी मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। और जहाँ पे ये हम घिसकाते गए जॉकी को, और जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया वहाँ पे रोक दिए, और इसका रेजिस्टेंस मान लिए, इसका AB का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R मान लिए थे। तो R/S बराबर जो भी लिखिएगा, या इसको जो भी मान लीजिए आप, P और Q मान लीजिए, P/Q बराबर, इसका R मानिएगा तो R इंटू L, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस R है, और ये R इंटू 100 माइनस L, तो ये R कैंसिल आउट हो गया, P/Q बराबर L/100 माइनस L हो गया। समझ गए बात को, यानी P/Q बराबर L/100 माइनस L हो गया। तो ये आपका मीटर ब्रिज हो गया, दोनों का काम सेम हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज भी रेजिस्टेंस मेजर करता है, मीटर ब्रिज भी रेजिस्टेंस मेजर करता है। लास्ट वन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या बताए थे, एमीटर करंट मेजरमेंट करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट करता है। लेकिन वोल्ट मीटर का एक डिसएडवांटेज है कि मेन सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है, लेकिन उसी के एडवांटेज में एक पोटेंशियोमीटर डिवाइस बना गया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, वोल्टेज मेजरमेंट करता है, और ये बिना ड्रॉ किए हुए, मेन सर्किट से बिना ड्रॉ किए हुए। इसमें हम आपको बताए थे कि पोटेंशियोमीटर जो है बहुत सेंसिटिव डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, और इसका एक एडवांटेज है कि मेन सर्किट से ये करंट को नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर या 5 मीटर का बना दिए थे कॉपर, ये यहाँ जोड़ दिए, ये यहाँ जोड़ दिए, ये यहाँ जोड़ दिए। इसका एक ड्राइविंग सर्किट होता है, इसमें खुद एगो बैटरी लगा रहता है, रिहोस्टेट से इसका जोड़ दिए थे। तो पूरा लेंथ मान लीजिए L, पूरा पोटेंशियल इसका V0, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K बराबर V0/L ले लिए थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट K0 बराबर V0/L। अब यहाँ से मेन सर्किट जहाँ निकालना रहा, ये A है, ये कैपिटल B, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b है। समझ गए। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाए, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो मान लीजिए ये लेंथ L हुआ, तो VAB बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू स्मॉल r, पोटेंशियल ग्रेडियंट V0/कैपिटल इंटू स्मॉल l, ये भी AB हो गया। ये पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का यूज क्या करते हैं, EMF को कंपैरिजन करने के लिए, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, 2 एप्लीकेशन है उसका। तो EMF का कंपैरिजन हम लोग क्या किए थे, कंपैरिजन में देखिए, कंपैरिजन में जो किए थे हम लोग E1/E2 बराबर क्या बोले थे, L1/L2, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकाले थे R बराबर कैपिटल R L/L'-1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किए थे और ये कंपैरिजन किए थे। ठीक है, ये लास्ट फार्मूला हुआ पोटेंशियोमीटर का। अब इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, KVL पे, KCL पे बहुत सारा न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। ये एक शॉर्ट रिवीजन हुआ आपको। ठीक है, इतना को आप एक बार माइंड में रखिएगा, सारा फार्मूलाज को क्लियर है, और सीरियसली पढ़िए। पूरा टाइम आपके पास जितना टाइम है, सारा टाइम को पढ़ाई के ऊपर लगाइए। एंजॉय बाद में होगा, अभी मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपका लाइफ खुश रहेगा। आप इस बातों को समझिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, थोड़ा मेहनत करिए बच्चे। हेलो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बहुत लंबा क्लास हो गया, अब यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन हाँ, इसको पूरा कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो रिवीजन है बाद में कर लेंगे, ये नहीं,
किसी चीज़ को टालिए मत, एकदम तुरंत करिए। कोई भी चीज़ मिलता है उसको तुरंत करिए, अपडेट रहिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ रहने देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।